मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। प्राणायाम के बारे में बार-बार ये कहा जा रहा है कि प्राणायाम शरीर में प्राण का संचार करता है। प्राणायाम से शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, मसल्स की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, खाने की नली की प्रॉब्लम हो, लिवर, पैंक्रियाज, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, मनोविकार हो, पागलपन हो, सभी तरह की समस्याएं प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। ऐसा योग प्रशंसकों का कहना है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कह रहे हैं, इसका क्या प्रामाणिकता है? क्या इसके ऊपर कोई क्लिनिकल स्टडी हुई है? क्या प्रयोगशाला में अध्ययन हुए हैं? ऐसा नहीं है। ये जो प्राणायाम के बारे में बार-बार ये कहते हैं कि ये हर बीमारियों का इलाज है, सारी समस्याएँ प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं, तो यह केवल इनकी कल्पना मात्र है। इसके बारे में कोई भी प्रामाणिक अध्ययन नहीं है। इसी तरह से प्राणायाम के बारे में एक है मूर्छा प्राणायाम, जिसमें जो है बेहोश हो प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति बेहोश होने लगता है। चाहे वो सांस की गति कम ले, चाहे सांस की गति ज़्यादा ले, उसका अंत होता है बेहोश होना, मूर्छित होना। इसको भी योग गुरु, योग प्रशंसक, योगाचार्य बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि यदि प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति यदि मूर्छित होता है तो इससे शरीर में मानसिक समस्याओं का समाधान हो जाता है, नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, अनेक बीमारियों का इलाज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बिना क्लिनिकल स्टडी और बिना अध्ययन के किसी भी बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। जब तक कोई प्रमाण नहीं है, चाहे वो लैब हो, क्लिनिकल स्टडी हो, जब तक हम किसी भी बात को सच नहीं मानते। अब देखिए प्राणायाम क्या क्या सच है। प्राणायाम मानव जीवन के लिए वरदान है या प्राणायाम अभिशाप है? आप देखिए, ये आपको समझ आएगा हम जब स्टडी करेंगे। प्राणायाम दो तरीके से है। एक तो ये कि जिसमें हम सांस की गति कम कर लेते हैं, जिसको हम हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। एक वह है जिसमें हम सांस की गति बढ़ा लेते हैं, जिसको हम हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। हाइपोवेंटिलेशन जिसमें हम सांस की गति कम करते हैं, इसमें CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम हाइपरकेपनिया कहते हैं। जब हम सांस की गति कम करते हैं तो CO2 फेफड़ों से बाहर नहीं निकल पाती, ना ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ पाती है। तो इस वजह से क्या है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपरकेपनिया। हाइपरकेपनिया से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो फैल जाती हैं, डायलेटेशन होता है, वासोडायलेटेशन होता है। वासोडायलेटेशन से क्या है कि सेरिब्रल ब्लड वेसल्स डायलेटेड होती हैं, कोरोनरी ब्लड वेसल्स डायलेटेड होती हैं, ब्रेन में बहुत सारे सिम्टम पैदा हो जाते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, एक तरह का पागलपन सवार हो जाता है। कार्डियक फंक्शंस भी कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं, हार्ट भी ठीक से काम नहीं कर पाता, उसमें एरिथमिया हो जाता है। तो इस तरीके से हाइपोवेंटिलेशन जिसमें हम सांस की गति कम करते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्राणायाम के साइड इफेक्ट है। हाइपोवेंटिलेशन में जिसमें हम सांस की गति कम लेते हैं, उसमें एक दूसरी समस्या और पैदा हो जाती है कि हाइपोवेंटिलेशन में फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, उसमें ऑक्सीजन का प्रवेश भारी वायु से फेफड़ों में बहुत कम मात्रा में होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लंग के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलिकाएं हैं, वो उस स्थान पर सिकुड़ जाती हैं जहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो उस स्थान पर फैल जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन में जब हम सांस कम मात्रा में लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर मुश्किल से प्रवेश कर पाती है, CO2 अंदर से बाहर मुश्किल से आ पाती है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है फेफड़ों के अंदर असंतुलित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पुल्मोनरी ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, इसके बाद पुल्मोनरी हाइपरटेंशन पैदा हो जाता है, राइट वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और कभी कभी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में पेशेंट या जो व्यक्ति हाइपोवेंटिलेशन कर रहा है वो इसका शिकार हो जाता है। तो हाइपोवेंटिलेशन में पुल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, और कभी कभी कम सांस लेने वाला व्यक्ति जो प्राणवायु को या श्वसन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का शिकार हो जाता है। अब दूसरी स्थिति है हाइपरवेंटिलेशन, जिसमें हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसमें क्या है, CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 की मात्रा कम होने को क्या कहते हैं, हाइपोकेपनिया। हाइपोकेपनिया की वजह से क्या है, हाइपोकेपनिया की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, ब्लड वेसल्स का वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सेरिब्रल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है,
कोरोनरी वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड सिस्टमिक वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कब? जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जिसमें CO2 की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से क्या है कि ब्रेन के फंक्शंस भी थोड़े डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसमें आपको लाइट हेडेडनेस, हल्कापन, डिजीनेस, चक्कर आना, पेरेस्थीसिया, झुंझुनी, ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो क्या होता है, चेस्ट में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि फेफड़ा जो है फैलने लगता है। जो चेस्ट में संवेदनीय रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिससे चेस्ट में पेन होता है। कब? जब हम हाइपर वेंटिलेशन के शिकार होते हैं या हम सांस जल्दी जल्दी हम लेते हैं। एक हाइपर वेंटिलेशन से दूसरी समस्या क्या होती है कि टिटेनी के शिकार हो जाते हैं। टिटेनी के शिकार क्यों होते हैं कि जब ब्लड में CO2 की मात्रा कम हो जाती है, तो CO2 की मात्रा कम होने से क्या है कि एल्ब्यूमिन जो ब्लड में है और जो कैल्शियम का संयोग है वो डिस्टर्ब होता है। इससे क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। कैल्शियम की मात्रा कम होने से क्या है, टिटेनी हो जाती है। टिटेनी में क्या है कि जो मसल्स है वो सिकुड़ती हैं, ऐंठती हैं, कैल्शियम की मात्रा कम होने की वजह से। इसके अतिरिक्त क्या, जो नर्व है वो एक्साइट हो जाती है, एक्साइटेबिलिटी नर्व की बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं तो एल्केलोसिस होती है, ब्लड तुलनात्मक दृष्टि से क्षारीय हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन में दूसरी समस्याएं और पैदा हो जाती हैं, जिसमें एक है TB का, ट्यूबरकुलोसिस का एक्टिव हो जाना। क्या है इसमें? ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन एंड म्यूर टेक्स्ट ऑफ पैथोलॉजी, जो चिकित्सा विज्ञान की प्रमाणिक पुस्तकें हैं, इनमें इस बात का उल्लेख है कि फेफड़ों के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें ब्लड सप्लाई कम होती है। तो यदि कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो TB के जो बैक्टीरिया हैं वो फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से में बने रहते हैं, ब्लड सप्लाई कम है तो वो जिंदा रहते हैं। जब हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, प्राणायाम में जल्दी जल्दी गहरी सांस लेते हैं, तब क्या होता है कि फेफड़ों का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हवा ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव होते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन में TB के एक्टिव होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। हाइपर वेंटिलेशन मीन्स जल्दी जल्दी जब हम प्राणायाम करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो उसमें दूसरा साइड इफेक्ट जो डेवलप होता है वो ये है कि पर्सनैलिटी का डिसोसिएशन हो जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री, प्रख्यात मेडिकल जर्नल है, उसमें यह शोध प्रकाशित हुआ है कि जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, तो पर्सनैलिटी का डिसोसिएशन हो जाता है। एक ब्रेन मेडिकल जर्नल है, मेडिकल रिसर्च, उसमें यह मेंशन है इस रिसर्च जर्नल में कि जब हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं तो शरीर का संतुलन बना रखने में परेशानी होती है, संवेदनाएं ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, वेस्टिब्यूल जो इनर ईयर में एक हिस्सा है शरीर का संतुलन बनाए रखने का, और ब्रेन का सेरिबेलम जो शरीर को संतुलित बनाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि हम धीरे धीरे सांस लेते हैं प्राणायाम में, प्राणायाम को प्राणवायु को रोकने की कोशिश करते हैं, श्वसन गति को कम करते हैं, जिसको हम हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं, उससे भी बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उसमें भी, जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, उसमें भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हाइपोवेंटिलेशन में जहां CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेटेशन होते हैं, उसमें भी जो है बेहोशी आ जाती है, उसमें भी जो है जो प्राणायाम जो कर रहा है कम सांस गति लेकर वो भी बेहोश हो जाता है, और जो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, उसमें CO2 की मात्रा कम होती है, सेरिब्रल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है, उसमें भी बेहोशी आ जाती है। तो हाइपोवेंटिलेशन जिसमें हम सांस की गति को कम करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन जिसमें हम सांस की गति को बढ़ाते हैं, दोनों स्थितियों में प्राणायाम करने वाला व्यक्ति बेहोशी का शिकार हो जाता है, जिसको अनावश्यक रूप से महिमा मंडित किया जाता है। तो कंक्लूजन में यह है कि आप प्राणायाम में चाहे सांस की गति को कम करें, चाहे सांस की गति को ज्यादा करें, दोनों स्थितियों में व्यक्ति को नुकसान होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्राणायाम मानवता के लिए वरदान नहीं है, यह एक अभिशाप है। इससे केवल परेशानियां पैदा होती हैं, क्योंकि हमको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो प्रकृति ने स्वतंत्र रूप से, हम जो सांस लेते हैं बिना किसी प्रयासों के, उससे हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। यदि उसको आप संशोधित करोगे तो या तो CO2 की मात्रा कम होगी या CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, दोनों स्थितियों में व्यक्ति को नुकसान होगा। इस प्राणायाम से जहां हम श्वसन गति को कम करते हैं अथवा श्वसन गति को ज्यादा करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि श्वसन गति कम ज्यादा करने से ऑक्सीजन तो मिलती नहीं है हमको ज्यादा, बल्कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम हाइपोवेंटिलेशन करें
अथवा हाइपर वेंटिलेशन करें, दोनों स्थितियों में ऑक्सीजन हमको कम मिलता है। और चूंकि CO2 की मात्रा बदल जाती है, इसलिए हमको बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट पैदा होते हैं। और जब हमको ऑक्सीजन जरूरत होती है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, फीवर करते हैं, तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ने से क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ती है। और उस स्थिति में जब श्वसन गति बढ़ती है, तो एक्स्ट्रा CO2 की मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है। CO2 की नॉर्मल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उस स्थिति में हम यदि तेज गति की सांस लेते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट शरीर के अंदर पैदा नहीं होता। लेकिन सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो शांत रूप से बैठा हुआ है, जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा, उस स्थिति में यदि हम तेज गति से सांस लें या कम गति से सांस लें, दोनों स्थिति में CO2 की मात्रा कम ज्यादा होगी और दोनों स्थितियां स्वस्थ शरीर के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।